तो जैसे कि आपको पता है, हम पढ़ रहे थे इलीट वेव थ्योरी, जो कि सर आर.एन. इलियट ने 1938 में दी थी, जिससे हम एक तो उससे हम ट्रेड भी ले सकते हैं और उससे हमें अगर हम उसमें ट्रेड नहीं लेंगे, तो इलीट वेव एनालिसिस करने के बाद हम मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड पता लगा पाते हैं कि आने वाले कुछ टाइम में मार्केट जो है वो किस डायरेक्शन में जाएगा। परसों मैंने आपको इसका बेसिक पैटर्न समझा कि इलीट वेव थ्योरी दिखती कैसे है और ये मतलब इसके पीछे क्या-क्या मतलब ये किसने दिया था, कहाँ से दिया था, वो हमने परसों समझा था। आज मैं आपको बताऊँगा थोड़ा बहुत कि इलिटिव थ्योरी का पैटर्न कैसे बनता है और इसके पीछे की मार्केट साइकोलॉजी क्या होती है। जैसा कि आपको याद है, जब हमने कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न कुछ भी पढ़ा था, तो मैं आपको हमेशा उसके पीछे का रीज़न कहता था। क्योंकि जैसे कि हमें पता है कि मार्केट में 2 ही पार्टिसिपेंट होते हैं, बायर और सेलर, और उन दोनों की साइकोलॉजी से मिलकर ही कोई भी पैटर्न, कैंडलस्टिक, इलिटिव थ्योरी कुछ भी बनता है। कि मतलब ज़्यादातर लोग क्या सोच रहे हैं, उससे जो कोई भी पैटर्न बनता है। तो मैंने आपको कहा था कि हम जो है इलीट वेव थ्योरी हम पढ़ रहे हैं। आज हम बेसिक पढ़ेंगे कि इलीट वेव थ्योरी कैसे बनती है, ठीक है? मतलब इसमें क्या-क्या वेव पैटर्न्स होते हैं और हर एक वेव पैटर्न क्या-क्या साइकोलॉजी रहता है, ये हम आज की इस क्लास में पढ़ेंगे। जो इलीट वेव थ्योरी है, इलीट वेव थ्योरी से जो हमें एक पैटर्न बनता है। आपको याद है परसों मैंने परसों ही आपको पैटर्न पढ़ाया था, वो पैटर्न कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है? वो पैटर्न ऐसा दिखता है, जिसके अंदर हमारे सबसे पहले ये हमारा 1 होता है, ये हमारा 2 होता है, ये हमारा 3 होता है, ये हमारा 4 होता है, ये हमारा 5 होता है, ये हमारा ए होता है, ये हमारा बी होता है और ये हमारा सी होता है, ठीक है? ये एक बेसिक, अगर हम बात करें बेसिक जो इलीटिव थ्योरी होती है, उसका यही पैटर्न होता है, ठीक है? इसको फिलहाल के इरेज़ कर दो। आज की इस क्लास में हम लोग समझेंगे कि ये जो वेव पैटर्न है ये बनता कैसे है, हर एक ओवरऑल वेव पैटर्न को क्या कहते हैं और हर एक के पीछे की क्या-क्या मार्केट साइकोलॉजी रहती है। ठीक है। इलिटिव थ्योरी पे आपको बुक्स भी देखने को मिल जाएँगी। बहुत सारी बुक्स है, आप चाहे तो खुद भी अमेज़न पे सर्च कर सकते हैं। बट बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उन बुक्स में नहीं दी गई है और वो समझ भी पहली बार में नहीं आती है। तो इस क्लास जब हम पूरा इलिटिव थ्योरी एनालिसिस समझ लेंगे, उसके बाद आपको जो है अच्छे से समझ आ जाएगा कि इलिटिव एनालिसिस कैसे करते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि इलिटिव थ्योरी से खाली आप ट्रेड लें, आपको जो इसे ओवरऑल कुछ महीनों के अंदर मार्केट में क्या होने वाला है, आपको पहले से जब पूरा परफेक्ट एनालिसिस करना सीख जाते हो, तो आपको पहले ही पता लग जाएगी कि आगे मार्केट में क्या होने वाला है, ठीक है? सबसे पहले अगर हम बात करें तो जैसे कि मैंने आपको परसों कहा था कि इलीट वेव थ्योरी में 2 वेव, जो इलीट वेव थ्योरी का जो वेव पैटर्न होता है उसमें भी सब टाइप में 2 पैटर्न, 2 टाइप ऑफ वेव पैटर्न्स निकलते हैं। एक होता है इम्पल्स वेव्स, एक होता है करेक्टिव वेव। इम्पल्स वेव जब पूरा पैटर्न होता है ना, उसमें जब ये जो अप ट्रेंड होता है कि जब मार्केट जो 1 2 3 4 5 का जो पैटर्न होता है, इस इन सारी वेव्स को मिलकर हम इम्पल्स वेव कहते हैं। ये सब मिलकर ये जो सारा बन रहा है, इसको हम इम्पल्स वेव कहते हैं, ठीक है? ठीक है, ये हमारा क्या होता है? इम्पल्स वेव। उसके बाद जो ये एबीसी पैटर्न होता है, इसको हम करेक्टिव वेव कहते हैं, ठीक है? तो ये जो बेसिक इलिटिव थ्योरी का पैटर्न ऐसे होता है 1 2 3 4 5, जिसमें ये पहले मतलब ऐसे पैटर्न होता है और एबीसी होता है। जो 1 2 3 4 5 होता है उसको हम इम्पल्स वेव कहते हैं और जो करेक्टिव होता है वो जो नीचे गिरता है उसको हम करेक्टिव वेव कहते हैं। अब मैं समझाऊंगा जब इन्वर्स होती है, जब इन्वर्स इलिटिव पैटर्न होता है वो कैसा, तब हम इम्पल्स और करेक्टिव किसको कहते हैं वो छोड़ा। और ये जो वेव पैटर्न होता है इलिटिव थ्योरी का, ये एक 5 मतलब 8 वेव पैटर्न होता है, ठीक है? ये 8 वे पैटर्न होता है, मतलब इसमें टोटल, जैसे कि मैंने परसों कहा इलिटिव थ्योरी में हम स्विंग को वेव कहते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होने का, ठीक है? इलिटिव थ्योरी में हम स्विंग, जो हम प्राइस एक्शन में नॉर्मल स्विंग कहते हैं ना, उसको इलिटिव थ्योरी में वेव कहते हैं, सिंपल सा है, ठीक है? तो ये जो है टोटल 8 वेव से मिलकर ये इलिटिव थ्योरी का पैटर्न बनता है, जिसमें के अंदर ये हमारा पहला वेव, ये हमारी दूसरी वेव, ये हमारी तीसरी वेव, ये हमारी चौथी वेव, ये हमारी 5वीं वेव, ये हमारी छठी वेव ए वाली, ये हमारी बी वाली होगी 7वीं वेव और ये हमारी हो गई 8वीं वेव। टोटली 8 वेव से मिलकर बनता है, बट जब हम इसको लिखते हैं तब हम इसको लिखते हैं कि एक 5-3 वेव पैटर्न है, मतलब हम इसको लिखते हैं 5 फिर ऐसे फिर 3 वेव पैटर्न, ठीक है? हम ऐसे लिखते हैं वेव पैटर्न, हम लिखते हैं ये एक 5-3 वेव पैटर्न है। ये हम लिखते हैं कि एक 5-3 वेव पैटर्न है। हम इसको इसलिए बीच में डिफरेंशिएट करते हैं क्योंकि इसमें जो 5 होते हैं वो उसको हम 1 2 3 4 5 से डिनोट करते हैं, इम्पल्स वेव। और 3 यानी कि करेक्टिव वेव, उसको हम एबीसी से करते हैं, इसलिए हम बीच में डैश लगाते हैं। टोटली 8 वेव पैटर्न होता है, बट हम इसको ऐसे लिखते हैं,
ठीक है? उसके बाद अगर हम बात करें, आज की क्लास में हम समझेंगे कि ये एक जो हर एक वेव होती है, ये क्यों बनती है? ठीक है? ये जो हर एक वेव है, ये क्यों बनती है? इसके पीछे का रीज़न क्या है? उसके बाद हम आगे-आगे जब हम बढ़ेंगे अपनी क्लास में, तब मैं आपको सिखाऊँगा कि फिबोनाची रेशियो इसमें क्या होता है, ठीक है? हर एक वेव पैटर्न हम समझेंगे, इसमें कुछ वेव पैटर्न्स होते हैं, बहुत सारे होते हैं, ज़्यादा नहीं होते, वो हम समझेंगे। बट इम्पोर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है कि जब वेव पैटर्न उल्टा बने, ठीक है? जैसे मैंने आपको कहा वेव पैटर्न जब मार्केट बियरिश होता है, ठीक है? डाउन ट्रेंड में होता है, तब मैंने आपको परसों याद है मैंने आपको ऐसे समझाया था जिसके अंदर ये हमारा 1 हो जाएगा, ये हमारा 2 हो जाएगा, ये हमारा 3 हो जाएगा। तो बहुत सारे ट्रेड बहुत सारे ये जो स्टॉक होते हैं, कोई भी स्ट्रिप होती है, वो कभी-कभी ना डाउन ट्रेंड में होती है। डाउन ट्रेंड में जब इन्वर्स या इन्वर्टेड वेव पैटर्न बनता है, तो जो मैं साइकोलॉजी कह रहा हूँ उसका उल्टा उसमें होता है, ठीक है? तो कन्फ्यूज़ नहीं होना। हालाँकि ज़्यादातर अगर हम निफ्टी में देखें, बैंक निफ्टी में देखें, अच्छे-अच्छे स्टॉक्स में देखें, उनमें वेव पैटर्न नॉर्मल ही बनता है क्योंकि वो सारे बुल मार्केट है, ठीक है? वो सारे अप ट्रेंड में है। तो बट ये भी पता होनी चाहिए। तो ये हमारा आ जाएगा 1, 2, 3, 4, ये हमारा आ जाएगा 5, ये हमारा आ जाएगा ए, ये हमारा आ जाएगा बी और ये हमारा आ जाएगा सी। ठीक है? हो गया इतना। इस केस में हमारी ये हो जाएगी इम्पल्सिव, ये हमारी हो जाएगी करेक्टिव। ये हमारी हो जाएगी इम्पल्सिव, ये हो जाएगी करेक्टिव। इम्पल्सिव चाहे नॉर्मल वाला वेव पैटर्न हो या इन्वर्टेड वेव पैटर्न हो, दोनों ही केस में इम्पल्सिव वो होता है जो कि ट्रेंड के साथ चल रही है। मतलब यहाँ से ऑलरेडी कोई अप ट्रेंड हो रहा होगा, तो इसलिए हम इसको इम्पल्स वेव कहते हैं। करेक्टिव मतलब जो ट्रेंड के अगेंस्ट में मूव होता है, उसको हम करेक्टिव वेव कहते हैं। ठीक है? अगर मार्केट बुल रन में है मतलब अप ट्रेंड ही वो मार्केट का डायरेक्शन है जो कि ट्रेंड के साथ चल रहा है, अप ट्रेंड बुलिश के साथ है। ये बुलिश के अंदर हमारा कौन सा ट्रेंड होता है? अप ट्रेंड। इसका मतलब 1 2 3 4 5 ट्रेंड के साथ चल रहा है इसलिए इम्पल्सिव वेव है। और एबीसी क्या है? जो ऑलरेडी बुल मार्केट है, जो ऑलरेडी अप ट्रेंड में मार्केट है, उसके अगेंस्ट में ये मूव है, इसलिए हम इसको करेक्टिव वेव कहते हैं। जो अगर अगर हम बात करें किसके केस में बियरिश मार्केट के केस में, उस केस में क्या हो रहा है कि ऑलरेडी मार्केट बियरिश है मतलब मार्केट गिर रहा है। तो ये जो डाउन ट्रेंड का मूव है, ये क्या है? ये मार्केट के साथ मूव है, इसलिए इम्पल्सिव है। और ये जो एबीसी है, ये मार्केट के अगेंस्ट में मूव है, इसलिए करेक्टिव मूव है। ठीक है? ये डिफरेंस होता है, बेसिक डिफरेंस। उसके बाद पहले हम बात करेंगे इंडिविजुअल लेवल पे, हम इस एग्जांपल के साथ बात करेंगे कि ये जो हर एक पैटर्न यहाँ पर बन रहा है, या हर एक जो ये जो पूरे पैटर्न में जितनी भी ये वेव्स बन रही है 1 2 3 4 5 और एबीसी, इनके पीछे का इनके पीछे बनने का क्या रीज़न है, ठीक है? तो मैं यहाँ था। तो उसके बाद पहले हम समझेंगे कि क्या वेव्स का क्या साइकोलॉजी होती है। जो वेव 1 होती है ये एक हर एक चाहे स्टॉक हो या चाहे कोई भी इंडेक्स हो या चाहे कोई भी स्ट्रिप हो, फॉरेक्स हो, कुछ भी हो। जो वेव 1 होती है, जो ये वेव 1 की पर्सनैलिटी होती है, इसमें अगर हम देखें तो ये जो मूव होता है ये शार्पली भी हो सकता है लेकिन मोस्टली ये आहिस्ता-आहिस्ता ही प्राइस वेव 1 में चढ़ता है। ये वो टाइम होता है जब वो स्टॉक या वो इंडेक्स या जो भी हम देख रहे हैं, वो अभी अपनी इनिशियल स्टेजेस में है। ये वेव 1 निफ्टी में 1995 में जब निफ्टी 50 बना था, उसमें पहली बार ये वेव 1 बनी है। जब आप पूरा एनालिसिस करना सीख जाओगे, फिर आप आराम से जो है वो इलीट वेव एनालिसिस कर सकते हो निफ्टी 50 के ऊपर। तो जो वेव 1 होती है, ये उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट का स्टार्टिंग फेज़ होता है, जिसके अंदर बहुत ही कम लोगों को भी पता होता है कि ऐसा कोई स्टॉक या इंस्ट्रूमेंट एक्ज़िस्ट करता है। इसलिए उसमें जो बाइंग होती है वो काफ़ी कम होती है क्योंकि कुछ ही लोगों को अभी उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट के ऊपर नज़र पड़ती है। तो जब किसी पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट के अंदर बाइंग जो है वो स्टार्ट होती है, तो वेव 1 बनती है। और जब लोग बाइंग करते हैं, डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट है, ठीक है? जब डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है तो प्राइस बढ़ता है, इसलिए वेव 1 बनती है। वेव 1 की जनरल पर्सनैलिटी ये होती है कि ये इतना शार्पली मूव नहीं करती है। और ये एक नॉर्मल वेव होती है, ये ज़्यादा जो है वो बड़ी वेव नहीं होती। उसके बाद जो वेव 2 होती है वो इसलिए बनती है बिकॉज़ जो वेव 2 होती है, उसमें क्या होता है कि जब जिन लोगों ने इन पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पर इस पर्टिकुलर टाइम पर जो है वो बाइंग की होती है, वो लोग अब अच्छे खासे प्रॉफ़िट में होते हैं। वो लोग अब सारे जो है वो अच्छे खासे प्रॉफ़िट में होते हैं। और वो लोग डरते हैं कि ये अभी नया ही स्टॉक है,
तो हो सकता है कि प्राइस यहाँ से फिर से यहाँ पर आ जाए। इसलिए हम अभी क्या करते हैं, हम अभी सेलिंग करते हैं और अपना प्रॉफ़िट जो है वो बुक करते हैं। तो वो लोग अब बायर से क्या बन जाते हैं, सेलर। कि जब वेव 1 पे ये अभी एक स्टॉक का जो है या पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट का भी स्टार्टिंग होता है, इसलिए यहाँ पे जो लोग बाइंग करते हैं वो यहाँ पर इस पर्टिकुलर जब वेव 1 कंप्लीट हो जाती है, तो वहाँ पर वो लोग अब डरने लगते हैं कि कहीं ये स्टॉक जो है फिर से या इंस्ट्रूमेंट फिर से गिर ना जाए। इसलिए वो यहाँ पर सेल करते हैं, मतलब प्रॉफिट बुक करते हैं। अब वो बायर से सेलर बन रही है, सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है, प्राइस गिरेगा, सिंपल डिमांड एंड सप्लाई, तो प्राइस गिरता है। बट इस टाइम क्या होता है, नए ट्रेडर्स और इन्वेस्टर को इस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट के ऊपर नज़र पड़ती है, तो वो बीच से ही बाइंग करने लगते हैं, मतलब वो उसको इतना गिरने नहीं देते हैं। तो यहाँ पर ये जो लोग प्रॉफिट बुकिंग करते हैं और उस वजह से जो है प्राइस गिरता है, इससे क्या होता है, इससे वेव 2 का फॉर्मेशन होता, ठीक है? अब समझो, मेरी बात समझो। एक शूज़ है जो मार्केट में नया आया, ठीक है? अभी कुछ ही लोगों ने उसको खरीदा और उसका एक ट्रेंड बन गया। तो नेक्स्ट टाइम जब उस पर्टिकुलर शूज़ पे आपको थोड़ा-सा डिस्काउंट मिलेगा, तो आपको ऑलरेडी पता है कि इसका मार्केट में ट्रेंड आ गया है। तो जितने लोग पिछली बार उस शूज़ के दुकान पे उस शूज़ को खरीदने के लिए गए थे, इस बार ज़्यादा जाएँगे। बेसिक कॉमन सेंस वही यहाँ पर अप्लाई होती है। जब लोगों ने देखा कि ये ऑलरेडी इतना प्राइस बढ़ चुका है, तो जब उनको ये जो वापस रिट्रेसमेंट आती है, क्योंकि लोगों ने जिन्होंने यहाँ पे बाइंग की थी वो अब सेलिंग कर रहे हैं। तो उनको ये वाला जो इंस्ट्रूमेंट है ये उनको डिस्काउंटेड प्राइस पर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मिल रहा है। इसलिए नए इन्वेस्टर और ट्रेडर क्या करते हैं, वो वेव 2 पे जो है वो मार्केट में एंटर करते हैं। वो क्या करते हैं, वो वेव 2 में मार्केट में जो है वो एंटर करते हैं। उसके बाद क्या होता है कि हमें वेव 3 देखने को मिलती है, ठीक है? उसके बाद जब कुछ मतलब जब और जितने लोगों को वेव 1 में इस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट के ऊपर नज़र पड़ी थी, वेव 3 के फॉर्मेशन क्या होगा और ज़्यादा लोगों को पड़ती है। इसीलिए हम कहते हैं कि वेव 3 जो होती है, वो एक पूरे जो वेव पैटर्न है, उसमें सबसे ज़्यादा शार्प होती है, मतलब सबसे ज़्यादा प्राइस उसी टाइम पे मतलब बढ़ता है। वो हल्का-सा भी नहीं गिरता है, मतलब वो रिट्रेसमेंट बहुत ही कम करता है। वो बिल्कुल शार्पली ऊपर जाता है और वो मोस्ट ऑफ द टाइम पूरे पैटर्न की सबसे बड़ी वेव होती है। बिकॉज़ इस टाइम पर सारे ही स्टॉक में घुस जाते हैं, ठीक है? और उससे क्या होता है, जितने लोग 2 पर या यहाँ पर एंटर करते हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक, फिलहाल हम स्टॉक की एग्ज़ाम्पल लेते हैं। तो उसमें क्या होता है, उससे जो है डिमांड सप्लाई होता है, डिमांड बहुत ज़्यादा, सप्लाई कम, प्राइस जो है बहुत ही शार्पली मूव करता है। तो वेव 3 बन जाती है, ठीक है? अभी तक हमारा क्या चल रहा था, वेव 1 क्या होती है, वेव 1 एक पर्टिकुलर स्टॉक, एक काम करते हैं अभी के लिए एपेक्स स्टॉक लेते हैं, हमारी अकेडमी का एक स्टॉक लेते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल है ये, इससे आप कन्फ्यूज़ कम होगे, ठीक है? एपेक्स जो है इस स्टॉक का नाम है। तो इस पर्टिकुलर टाइम पे क्या हो रहा है, 1 मिनट, ये आपको इसमें नहीं दिखेगा, अब आपको दिखेगा ये एपेक्स, ठीक है? तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि एपेक्स एक स्टॉक है जो कि मार्केट में नया आया है। उसमें अभी ज़्यादा लोगों को एपेक्स स्टॉक के बारे में ज़्यादा नहीं पता है, वो अभी ज़्यादा मशहूर स्टॉक नहीं है। तो लोग उसमें क्या करते हैं, लोग उसमें बाइंग करते हैं। तो जब लोग उसमें बाइंग करते हैं, तो उसका प्राइस बढ़ता है। तो लोगों को डर लगने लगता है कि अभी मार्केट में नया हो सकता है इसका जो वो गिरेगा, इसलिए वो लोग प्रॉफिट बुकिंग करते हैं और इस वजह से प्राइस गिरता है और वेव 2 बनती है। बट इस बार और ज़्यादा ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को इस पर नज़र पड़ती है और जब उनको पता होती है कि ऑलरेडी प्राइस यहाँ से इतना बढ़ चुका है, तो हो सकता है फ्यूचर में ये और बढ़े और हमें ये ऑलरेडी अभी 2 पॉइंट पर डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहा है। मतलब अगर यहाँ से 0 से लेकर 100 तक बढ़ा है, अब ये 80 पे आ गया, अभी हम 80 पे बाइंग कर लें, हमें डिस्काउंट मिल रहा है क्योंकि डिस्काउंट हमारे खून में ही होता है। तो जैसे ही हमें डिस्काउंट मिलता है, तो यहाँ पर लोग जो है वो बाइंग करना स्टार्ट करते हैं। तो जैसे लोग बाइंग करना स्टार्ट कर, तो इस वक़्त जब वेव 1 बनी थी, उसके कंपैरिज़न में ज़्यादा लोग, ज़्यादा ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स बाइंग करते हैं। सिंपल डिमांड एंड सप्लाई, प्राइस बढ़ता है, उस वजह से वेव 3 फ़ॉर्म होती है। और जनरली ये देखा गया है कि वेव 3 बहुत ही शार्पली उस पर्टिकुलर टाइम पे वेव 3 के टाइम पर जो है वो बढ़ता है और ये जनरली पूरे वेव पैटर्न की सबसे बड़ी वेव मानी जाती है जनरली। ज़रूरी नहीं है, वो जब आगे हम वेव पैटर्न पढ़ेंगे तो उसमें आपको कहूँगा मैं एक्सटेंडेड और नॉन एक्सटेंडेड वेव्स क्या होती है, अभी वो आगे का कॉन्सेप्ट है। तो जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम वेव 3 सबसे बड़ी और शार्पली मूव्ड वेव होती है पूरे पैटर्न की। उसके बाद
क्या होता है, अब जिन्होंने इस पूरे टाइम में बाइंग की होती है, जब वेव 3 बनने कंप्लीट होने वाली होती है, उस पर्टिकुलर टाइम पर अब ये लोग डर जाते हैं, वही वापस साइकिल रिपीट होता है, प्राइस जो है वो गिर जाता है। और यहाँ पर क्या होता है कि ये सारे वेव 3 वाले अपना प्रॉफिट बुक करते हैं, वेव 4 बनती की रिट्रेसमेंट आता है, जिसको हम करेक्शन भी कहते हैं या करेक्ट वेव भी कहते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि फिर 4 पॉइंट पे, जैसे 2 पे बना था ना, जैसे 2 पर ये लोगों को लगा था कि नहीं हमें बाइंग करनी चाहिए, डिस्काउंट प्राइस में मिल रहा है। सेम साइकोलॉजी वही 4 पे अप्लाई होती है, लोग यहाँ पे बाइंग करते हैं और वेव 5 बनती है। बट ये बात हमें ये ध्यान रखनी है कि जनरली ये देखा गया है कि जो वेव 2 होती है वो वेव 4 से हल्की-सी बड़ी होती है। ज़रूरी नहीं है वो हम वेव पैटर्न से पढ़ेंगे, बट जनरली ये देखा गया है कि वेव 2 जो होती है वो वेव 4 से बड़ी होती है। उसके पीछे का ये रीज़न होता है कि लोगों के दिमाग में ऑलरेडी ये बैठा हुआ होता है कि प्राइस ऑलरेडी यहाँ से लेकर यहाँ तक राइज़ हुआ है, तो हो सकता है इस बार ये कम ही रिट्रेसमेंट मारे, इसलिए हम जो है पहले घुस जाते हैं। इसलिए यहाँ पर जो है बहुत ही शार्प बाइंग आती है और प्राइस जब नीचे गिरता है, रिट्रेसमेंट करता है, तो वो बहुत कम करता है जनरली, वेव 2 के कंपैरिज़न में। ये साइकोलॉजी होती है। उसके बाद जब वेव 5 बनती है, फिर से जब मतलब लोग जब जिन्होंने वेव 5 के टाइम पर बाइंग की होती है, जब वो लोग अब अपना प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट करते हैं, तो वो बायर से सेलर बनते हैं। बट इस बार क्या होता है कि ऑलरेडी ये जो स्टॉक होता है, ये ओवरबॉट ज़ोन में चला गया होता। तो जब वेव 5 फिर बनती है, तो इस पर्टिकुलर टाइम पर क्या होता है कि जो स्टॉक होता है, वो ऑलरेडी जो है वो ओवरबॉट ज़ोन में चला गया होता है, ठीक है? जब वेव 5 बनती है तब स्टॉक जो ऑलरेडी ओवरबॉट ज़ोन में चला गया होता है। जैसे कि मैंने आपको कहा था, इंग्लिश में एक कोट है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, वो स्टॉक मार्केट में बराबर एप्लाई होता है। अगर किसी का स्टॉक का प्राइस ज़्यादा ही बढ़ा हुआ है या ज़्यादा ही गिरा हुआ है, तो वहाँ से वो बाउंस बैक ज़रूर करता है, बिकॉज़ चाहे फिर वो एक्सेस हो गिरने की, एक्सेस हो बढ़ने की, दोनों में एक लिमिट में होनी चाहिए, एक बैलेंस होना चाहिए, तभी वो स्टॉक अच्छे से ऊपर या नीचे जाता है। अगर वो बैलेंस बिगड़ जाता है ना, फिर गड़बड़ हो जाती है। तो जब वेव 5 बनती है, जैसे कि मैंने पढ़ाया था, जब मैंने आपको आरएस से पढ़ाया था, मैंने आपको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि ओवरबॉट और ओवरसोल्ड ज़ोन जो थे वो क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, उसके पीछे की मार्केट साइकोलॉजी क्या होती है, वो हमने आरएसए में समझा है। तो जो मैं तब जो मैंने ओवरबॉट एक टर्म समझाई थी, वो अब यहाँ पे यूज़ कर लो। जब वेव 5 बनती है, तब ऑलरेडी ये जो स्टॉक होता है, ये ओवरबॉट ज़ोन में चला गया होता है। इसलिए जब ये इस बार रिट्रेसमेंट नीचे करता है, मतलब जिन्होंने वेव 5 पर बाइंग की होती है, वो अब सेलिंग कर रहे होते हैं, तो इस बार यहाँ से शार्प बाइंग नहीं आती, इस बार ये प्राइस नीचे गिरता है, ठीक है? और मतलब बन गया अब वेव ए। जब फिर वेव प्राइस जो है अब वेव ए खत्म होने वाली हो, तो यहाँ पर फिर से बायर्स आते हैं इस उम्मीद में कि प्राइस फिर से यहाँ से ऊपर जाएगा। बट ऐसा नहीं होता है, प्राइस हल्का सा ऊपर जाता है, वेव बी बना और फिर से नीचे गिर जाता है। इसके पीछे का ये रीज़न है कि क्योंकि जब वेव बी बन रही होती है, तब ऑलरेडी लोगों को नेगेटिव सेंटिमेंट आ गए होते हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर। एंड सेकंड थिंग इज दैट ये ऑलरेडी जो है ओवरबॉट जोन में चला गया होता है, तो इसको अब नीचे ही आना पड़ेगा। उसके बाद जैसे हम कहते हैं कि वेव 3 जनरली शार्पली मूव करती है, जब वेव सी के पास प्राइस गिरता है, तो अब क्या होता है कि प्राइस जो है वो शार्पली गिरता है। यहाँ पर वेव 3 में प्राइस शार्पली बढ़ता है, सी में प्राइस जो है शार्पली गिरता है। अगर इन्वर्टेड वेव पैटर्न है, उसमें ऐसा ही सेम होगा, मतलब उल्टा होगा, उसमें बुलिश और बेयरिश मतलब ऑपोजिट हो जाएगा। जनरली हमें वो स्टॉक मार्केट में नहीं देखने को मिलता, क्योंकि जो इंडिया का स्टॉक मार्केट है, जो बड़े-बड़े लार्ज कैप स्टॉक्स है, वो लगभग सारे ही बुल रन में है, तो निफ्टी 50 भी बुल रन में है अभी। बहरहाल कहने का मतलब ये है कि जब करेक्टिव वेव्स बनती है, तो उसमें सी जो है वो काफ़ी शार्पली नीचे गिरती है। तो हम कह सकते हैं, अगर हम वेव पैटर्न में वेव 3 को पकड़ना सीख लिया हमने कि वेव 3 कहाँ से स्टार्ट होगी, या अगर हमने वेव 3 को हमने पकड़ना सीख लिया, और अगर हमने वेव सी को पकड़ना सीख लिया, तो हम अच्छे खासे यहाँ पर पैसे बना सकते हैं। ठीक है? तो हम यहाँ पे अच्छे खासे पैसे जो है वो बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो प्राइस है वो काफ़ी शार्पली बढ़ता और गिरता है, और वो रिट्रेसमेंट भी नहीं करते, वो सीधे ऊपर जाता है। जब हम पूरा इलिएटिव एनालिसिस खत्म करेंगे, उसके बाद जब मैं आपको प्रैक्टिकल एनालिसिस करके दिखाऊँगा, तब आप खुद देख लोगे कि वेव 3 कितना शार्पली मूव करती है। उसके बाद जो मैं आपको लास्ट टॉपिक आज का पढ़ाऊँगा, कल से हम फिबोनाची रेशियो में आपको बहुत सारी नई चीज़ें कल से पढ़ाऊँगा। बट एक और चीज़ जो हमारा आज का लास्ट टॉपिक रहेगा, वो ये रहेगा कि एक जो बड़ी वेव पैटर्न होती है, उसके अंदर इंटरनल वेव पैटर्न या इंटरनल वेव्स भी होते हैं। देखो, अगर ये एक ऐसा नॉर्मल पैटर्न है, ठीक है? ये एक नॉर्मल ऐसा
वेव पैटर्न है। ये एक नॉर्मल ऐसा वेव पैटर्न है, ठीक है? तो इस केस में क्या होगा कि इसके अंदर अपना ही एक इंटरनल वेव्स होंगे, मतलब ये ऐसे तो नहीं बनेगा ना, प्राइस ऐसे तो गिरता और बढ़ता तो है नहीं, प्राइस हमेशा ऐसे बढ़ता गिरता है, ठीक है? इस केस में देखो क्या होगा, इस पिक्चर को याद रखो, अब नेक्स्ट स्लाइड में जो मैं कह रहा हूँ वो समझना। आपको ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, 1 2 3 4 5, ठीक है? 1 2 3, 1 2 3 4 5, 1 2 3, 1 2 3 4 और 5, 1 2 3, उसके बाद 1 2 3 4 5, 1 2 3, 1 2 3 4 5, 1 2 3, ठीक है? अब इस चलो इसको हम नए से थोड़ा बनाएं कि थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा, मैं थोड़ा इसको छोटा करता हूँ, अब आपको दिखेगा जो मैंने पिछले टाइम पढ़ाया। चलो यहाँ मैं बना के दिखाता हूँ, ये हमारा एक नॉर्मल वेव पैटर्न है, ठीक है? ये हमारा एक नॉर्मल वेव पैटर्न है, जिसके अंदर ये हमारी 1 है, ये हमारी 2 है, ये हमारी 3 है, ये हमारी 4 है, ये हमारी 5 है, ए है, ठीक है, ये बी है, ये ए है और ये सी है, ठीक है? इसको डिलीट मारो, इसको डिलीट मारो, ठीक है? ये हमारी नॉर्मल जो है वो वेव पैटर्न है, ये हमें पता है। अगर मैं आपको बोलूं कि प्राइस ऐसे तो नहीं बढ़ेगा ना, प्राइस ऐसे गिरेगा शार्पली, तो वो तो स्विंग से बढ़ता है ना, वो तो वेव से बढ़ता है, स्विंग से बढ़ता है। पूरे वेव पैटर्न के अंदर, जिसके अंदर 8 वेव्स है, उसके अंदर अपनी इंटरनल वेव्स होती है। कैसे होती है मैं समझाता हूँ, बट जो प्रिंसिपल है 1 2 3 4 5 ABC वो बराबर फॉलो होगा। मतलब ये कुछ ऐसा दिखेगा, 1 2 3 4 5, ठीक है, ए बी और सी, 1 2 3 4 5, ABC, 1 2 3 4 5, ABC, उसके बाद आ गया 1 2 3 4 5, उसके बाद आ जाएगा ए बी और सी, 1 2 3 4 और 5, उसके बाद आ जाएगा ए बी और सी। इस केस में हमारी मेजर वेव देखो कहाँ पर है, इस केस में हमारी मेजर वेव से ये 1 है, ये 2 है, ठीक है, ये 3 है, ये यहाँ पर 4 है, इसको हम ना ऐसे मार्किंग करेंगे, सर्कल से आप कंफ्यूज हो जाओगे, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। कहने का मेरा ये मतलब है, जो पूरा वेव पैटर्न है 8 वेव से बना हुआ, उसके अंदर अपनी इंटरनल वेव स्ट्रक्ट मतलब इंटरनल वेव्स है, जिससे वो पूरा वेव पैटर्न बनता है। और जो चीज हमें ध्यान रखनी है वो ये रखनी है कि जो हमने प्रिंसिपल पढ़ा है 1 2 3 4 5 और एबीसी, वो उसकी इंटरनल वेव्स में बराबर फॉलो होगा। देखो, अगर मैं अब आपको यहाँ पर जूम करके दिखाऊं इस तरीके से, ठीक है, आपको मैं यहाँ पर जूम करके दिखाऊं, तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे, हमारा यहाँ पर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। एक मिनट, इसका यहाँ पे कहाँ पे काम होता है, ठीक, एक मिनट एक मिनट, ठीक। तो अगर आप देखोगे, ये जो वेव 1 है, पूरे वेव पैटर्न की जो वेव 1 है, उसके अंदर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। जो वेव 2 है उसके अंदर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। ऐसे ये साइकिल कंटिन्यू होता है। और जो ए बी सी, जो ये जो करेक्टिव वेव्स है, इसके अंदर अब वेव पैटर्न उल्टा हो गया, इन्वर्टेड हो गया है। तो इस केस में हमारी ये वेव 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ठीक है? उसके बाद ये हमारा आ जाएगा ए, बी और सी। तो कहने का मकसद ये है कि जो पूरा वेव पैटर्न है, उसके अंदर भी जो इंटरनल वेव्स है, वो भी वेव पैटर्न को फॉलो करके ही पूरा वेव पैटर्न बनाती है, ठीक है? तो जो पूरा वेव अगर आप गिनो, तो यहाँ पे आ गया 8, देखिए 16, 16 और 16 हो गए 32, ठीक है, हो गया यहाँ तक 32, और 32 प्लस 8 कितना हो गया,
हो गया 30 हो गया 40 और पूरा ये आई थिंक 48 के आस-पास है। तो पूरे इन 48 वेव्स के पूरा कैलकुलेशन कर लेना, उनसे मिलकर ये पूरा वेव पैटर्न बना है। कहने का मकसद ये है कि जो पूरा वेव पैटर्न है वो शार्पली ऐसे तो नहीं बनेगा ना, ठीक है? वो कैसे बनेगा उसके अंदर भी जो है इंटरनल वेव्स होगी, जो कि वेव पैटर्न को फ़ॉलो करके ही पूरा वेव पैटर्न बनेगी, ठीक है? आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं अगली क्लास में, उससे हम फिबोनाची रेशियो को समझेंगे और आहिस्ता-आहिस्ता हम इनिटिव एनालिसिस में आगे बढ़ रहे हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।